हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आप सभी की यहाँ पर प्रैक्टिस क्लास का समय हो चुका है, जो भैया आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। मैंने आप लोग से पहले भी कहा है कि 50 दिनों की स्पेशल सीरीज यहाँ पर चलाई जा रही है, जहाँ सुबह 10 बजे आप सभी लोग को ये प्रैक्टिस सेट की क्लास देखने को मिल रही है। वहीं शाम को 4 बजे भैया, जी भैया, शाम को 4 बजे आप लोग की सब्जेक्टिव क्लास देखने को मिल रही है, जहां पर पॉलिटी, बिहार स्पेशल, जीके, साथ ही साथ क्या यहाँ पर उसके साथ साथ आपके जो है इतिहास की क्लास चालू होने वाली है। तो इस शाम को 4 बजे देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, और भैया 10 बजे और 4 बजे टाइम नोट कर लो। फिर मैंने बार बार कहा है, जैसे ही जरूरत पड़ेगी एक टाइमिंग और क्लास की बढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी इन दो टाइमिंग पर आपको क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब समय ना गवाते आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर भैया, चाहे आप यूपीपीसीएस की एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे 70वीं बीपीएससी परीक्षा जो आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है, इसके डेट, इसके फॉर्म, सारी चीजें आपको जो है मैं अपने वीडियोस के जरिए आपको बताता रहता हूं, तो आप जान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब समय ना गवाते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आरो परीक्षा देने जा रहे हो भैया, जो री एग्जाम होना है दिसंबर में, वो उसके लिए भी एक क्लास देखो। और भैया देखो, ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना क्या है, तुम प्री क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। जब प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो तुम क्या ही सोच के रखे हो कि क्या ही होने वाला है, ठीक है। तो चलो अब समय ना गवाते हुए आज की क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। चलो भैया, पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला, जिला कह रहा है, ध्यान से समझना, कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा? कोट्टम, शेरछिप, चंपाई या फिर जो है एर्नाकुलम? बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार प्रश्न है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, मिजोरम, मिजोरम का एक जिला है। तो मिजोरम का इनमें से एक जिला कौन सा है भैया? वो है शेरछिप, ठीक है। अब मैंने आपको मिजोरम क्यों बताया, क्योंकि आपके दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए तो मिजोरम से क्या हो सकता है। अगर मैं शेरछिप बताता, मिजोरम बताता, तो आप उसको याद नहीं रख पाते, क्योंकि प्रश्न को, उत्तर को भी अगर हम थोड़ा सा प्रश्न के तरीके से सॉल्व करें तो वो दिमाग में एक छाप छोड़ जाता है, ठीक है। ओके, यहाँ की पता है औसत साक्षरता जो है 98.23%। कितनी? 98.23% यहाँ की परसेंट साक्षरता। सोचो कितनी हाई परसेंटेज है। वहीं अगर इंडिया की टोटल बात करें तो 2011 जो एक में आया था वो कितना था? 74.40% था, ठीक है। ये नेशनल इंडिया की पूरी थी, जिनमें से मेल का आपका 82 था और फीमेल का 65 था, ठीक है। 82 पॉइंट समथिंग था और इसका फीमेल का कितना? 65 पॉइंट समथिंग था। पॉइंट में भी कुछ था भैया, उतना एग्जैक्टली जो है दिमाग में याद रहना आसान नहीं होता। वैसे ऑप्शन आएगा तो इतना जान ही जाओगे, ठीक है। और सबसे कम अगर पूछा जाए कौन सा जिला है, तो सबसे कम में आपका अलीराजपुर आता है। अलीराजपुर एक जो है जिला है, जो आपके 2000 इसके सेंसस के हिसाब से सबसे कम जो है, जो आपके कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अलीराजपुर जो जिला है ये आपके मध्य प्रदेश में जो है अंतर्गत आता है, ओके। और अगर देखा जाए सबसे राज्यों के हिसाब से, देखा सबसे अधिक साक्षरता आपके केरल में। कहाँ पर भैया? केरला में। केरला में कितना भैया? 93.91। और सबसे कम आपका कहां पर है भैया? तो सबसे कम आपका आपके बिहार में है, जो 63.8 है। कितना भैया? बिहार में कितना है आपका? 63.8। ओके, समझ गए, ये जो है आपका बिहार में सबसे कम है, ओके। क्लियर। अब देखो, जैसे जिलों में पूछा जा रहा है अच्छा अच्छा, जैसे यहाँ पर राज्यों का मैंने बता दिया। अगर यहीं पर केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में और सबसे कम आपके दमन द्वीप में है। तो लक्षद्वीप में, यूनियन टेरिटरीज में लक्षद्वीप सबसे ज्यादा और सबसे कम आपका दमन द्वीप है, ठीक है। और इन दोनों में ही बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जहां लक्षद्वीप में 91 पॉइंट समथिंग है, वहीं आपके दमन द्वीप में भी 83, 84 के 76 है। कितना? 76 है आपका दमन द्वीप का। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो ना। और साथ ही साथ देखो, यहाँ पर मैंने जो एक नंबर लिखा हुआ था 7905095134, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो आप मेरे जो है इस नंबर पर मैसेज करके आप वो जानकारी हासिल कर लेते, ठीक है। ये मेरे चैनल का ऑफिशियल नंबर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम जनसंख्या घनत्व धारण करता है? चलिए बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए, जवाब दीजिए, कौन सा सबसे कम करता है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया?
ललितपुर देखिए भैया बड़ा है, लेकिन क्या है आपके तराई इलाकों से संबंधित, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या कम है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर पूरे यूपी की डेंसिटी पूछी जाए तो कितनी है, उत्तर प्रदेश की डेंसिटी 829 व्यक्ति, क्या नाम है, व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। कितना, 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। वही देखो आगरा का कितना है, आगरा का 1094। आपके सामने प्रश्न आया है तो पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आ जाता है। इलाहाबाद का कितना है, इलाहाबाद का आपका है 1086। कितना भैया, 1086, बहुत थोड़ा सा अंतर है। कानपुर का आपका कितना है, तो कानपुर का आपका कितना भैया, 1452। कितना भैया, 1452। अच्छा अगर यहाँ पर वही पूछा जाए कि सबसे यूपी में सबसे ज्यादा किसका है, और ये आपके ललितपुर का केवल 906। कितना भैया, 906 है। ठीक है, और लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किसका है, तो भैया 2395 सबसे ज्यादा डेंसिटी है आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की। किसके, वाराणसी जिले की सबसे ज्यादा जो है क्या है, 2395। ओके, क्लियर, समझ गए। तो यहां पर एक प्रश्न से आपने लगभग लगभग हर उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझ लिया जो ज्यादा या महत्वपूर्ण नगरों के मामले में पूछे जा सकते हैं, शहरों के मामले में। ठीक है, तो यहां पर मैंने सब कुछ आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, डन। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और देखो यार, अगर क्लास अच्छी लग रही हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, आप लोग से बार बार कहें, और अपने अन्य दोस्त को शेयर जरूर कर दिया करो। उन्हें कहा करो कि भैया देखो अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो उन्हें शेयर करो, और कहो भैया पढ़ो। मैं देखो बहुत लंबी क्लास नहीं लेकर आता, क्योंकि देखो अभी लंबी क्लास का समय नहीं है। मैंने आप लोगों से बार बार कहा है, अभी लंबी क्लास का समय नहीं है माय डियर, क्योंकि अभी आपको खुद पढ़ना है, और यहां पर सीखो, जानो कैसी तैयारी चल रही है उसको, फिर उसके बाद खुद पढ़ो। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं, दिन भर में 1-2 घंटे की क्लास लाता हूं। क्यों, क्योंकि 1-2 घंटे की क्लास से आप अपनी तैयारी को धार दो, बाकी खुद पढ़ते रहो। अभी जब अंतिम में आएगा ना, तब मॉक टेस्ट कराया जाएगा, तब रिवीजन एकदम चला जाएगा। अब ये देखो, आपको फिर बता रहा हूं, हिस्ट्री का रिवीजन जो है आप लोग का यहां पर चालू होने वाला है। ठीक है, हिस्ट्री का रिवीजन क्लासेस बहुत जल्द चालू होने वाला है। पॉलिटी का ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, पॉलिटी का ऑलरेडी यहां पर चल रहा है, ये जाने रहना। ठीक है, चलो। तो यहां पर जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जहां शहरी जनसंख्या सबसे कम है। देखो शहरी जनसंख्या कह रहा है। अब देखो यहां पर दो तरह के प्रश्न बनते हैं, एक तो शहरी जनसंख्या होगा, एक शहरी जनसंख्या प्रतिशत पूछ लेता है। दरअसल यहां पर जनसंख्या के प्रश्नों में एक तो जनसंख्या नंबर्स पूछ लेता है, एक परसेंटेज पूछ लेता है। तो इन दोनों को बहुत ही अच्छे से समझना, यहीं पर खेल कर जाते हैं और आप कई बार गलतियां कर जाते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं। तो जब से जो सबसे कम है भैया वो आपका कौन सा है, आपका सिक्किम है, जहां की शहरी आबादी वैसे प्रतिशत के हिसाब से 25.14 है, जो कई राज्यों से ज्यादा है। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ की जनसंख्या ही कम है, तो इसका 1.25% भी 1,53,000 के आसपास होगा। कितना, 1,53,000 के आसपास है। ठीक है, जब भैया होता नहीं है कि आप 10 का तुम 10% निकालोगे तो एक होगा ना, आप 100 का 10% 10 हो जाएगा ना, वही वाली बात है। ठीक है, वहीं अगर देखा जाए कि अगर प्रतिशतता के हिसाब से देखा जाए सबसे कम कहाँ है, तो आपके हिमाचल प्रदेश में। जी भैया, हिमाचल प्रदेश देखो ऑप्शन दिया हुआ था, कई लोग गलती कर जाते हैं। ये जो है यहाँ की शहरी आबादी मात्र 10.02% है। कितने, 10.02%। उसके बाद आपका कौन सा भैया आता है, बिहार, फिर असम। बिहार में जहां 11% है। कितना भैया, बिहार में आपका जो कितना है, 11% है शहरी आबादी कुल का। वहीं आपका जो है असम में कितना है, 14% के आसपास है। कितना, 14% के आसपास है, मतलब 14 से थोड़ा सा ज्यादा, ये भी 11 से थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन एग्जैक्ट नंबर ऐसे याद रखोगे तो भूलोगे नहीं, बहुत पॉइंट वाइंट में जाओगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, गलती कर दोगे। ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भैया। चलिए बता, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए भैया आप सभी लोग जवाब दीजिए यहां पर। बहुत ही आसान प्रश्न का, जितने लोगों ने यहां पर सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर भारतीय सैन्य हस्तक्षेप को ऑपरेशन कैक्टस। दरअसल भैया ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले हुआ था। दरअसल 1988 की बात है। जी हाँ दोस्तों, 1988 की बात है। तब हमारे यहाँ पर क्या होता था, देखो डिप्लोमेसी क्या होती है समझो। आज हमारे यहाँ पर डिप्लोमेसी को जिस हिसाब से प्रेजेंट गवर्नमेंट द्वारा बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, उसको ऐसा मतलब एक पॉलिटिकल फायदे के लिए
अपने मतलब राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिटिकल फायदे के लिए जितना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, असलियत में हमारी डिप्लोमेसी अभी उतनी अच्छी है नहीं। आप ये चीज समझ, जब आप डिप्लोमेसी को देखेंगे, 1988 में क्या हुआ था कि एक देश है, उस देश का नाम क्या है भैया आपका, मालदीव। मालदीव में क्या हुआ था कि यहां पर जो है कुछ तमिल और जो है वहां के एक उद्योगपति, वहां पर मतलब मालदीव के उद्योगपति मिल करके क्या चाहते थे, वहां पर जो है ये आपको वहां पर इस सरकार को उलटना चाहते थे। तो वहां पर 1988 में भारतीय सेना ने जाकर के उसको बचाया था, से तख्ता पलट से बचाया था। ठीक है, तो इसे कहते हैं जो है डिप्लोमेसी, कि हम दूसरे देश में जाकर के हस्तक्षेप कर रहे हैं। आज ऐसी स्थिति है कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भूटान से ही हमारे रिश्ते अच्छे हैं क्योंकि उसकी मजबूरियां हैं, उसकी बहुत बड़ी मजबूरियां हैं। वो चीन के साथ भी है, लेकिन चीन के साथ जाने पे कितना नुकसान है उस चीज को जान रहा है, इसीलिए भारत से संबंध अच्छे हैं। बाकी उसके बाद आप जिससे भी बात कर लो, क्या है ना, बांग्लादेश आंख दिखाता है, नेपाल आंख दिखाता है। भैया नेपाल तो क्या ही कहा जाए, जो इतना अच्छा था वो भी जाने दो। पाकिस्तान से क्या है जान ही रहे हो। डिप्लोमेसी के स्तर पर आज केवल अरब कंट्री से हमारे रिश्ते इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वहां से हमारा व्यापार अच्छा है, हम यहाँ पर लोगों को भेजते हैं और वहां से रेमिटेंस आता है, हमारा भी फायदा उनका फायदा कि लोग मिल रहे हैं, उनका व्यापार बढ़ रहा है। और भारत अरब कंट्रीज के लिए इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा जगह बना हुआ है। आप देखते हो कि यूएई और सऊदी अरब मिलकर के कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट इंडिया में करते हैं। भाई उनको यहाँ से रेवेन्यू मिलने वाला, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या, पैसा, जनसंख्या से पैसा आता है भैया। मैंने पहले भी कहा जनसंख्या से पैसा आता है। और मैंने करंट अफेयर्स क्लास में बताया था कि इंडिया की आबादी का फायदा यह है कि हम लोग दूसरे देशों को क्या वर्क प्रोवाइड करा रहे हैं, वर्क इन द सेंस वहां काम करने वाले लोग नहीं, तो यहां से भैया हम मजदूर भेज रहे हैं, स्किल्स मजदूर। ठीक है, चलो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, इसलिए मैं बस खत्म करता हूँ। जिस्ट मैंने बता दिया क्या है कैसे। बाकी आप लोग अगर इतने पढ़े रहे हो, रोज अगर होता नहीं है, अगर आप लोग द हिंदू पढ़ रहे हो या कोई आपकी हिंदी अखबार ही पढ़ रहे हो, जो अगर आप लोग आर्टिकल पढ़ रहे हो, तो ये सब चीज़ तुम समझ जाओगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब ये सब एक दिन पढ़ के नहीं आएगा, जो साल साल भर पढ़ता हो मेरी बातों को समझा होगा। अदरवाइज ठीक है, जो जान रहे हो चलते रहो। तो जितने लोगों ने भैया इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब बी आर अम्बेडकर जी, भैया बी आर अम्बेडकर जी ने जो है ये पुस्तक लिखी थी। इसमें दरअसल पुस्तक में इन्होंने जो कार्ल मार्क्स और महात्मा बुद्ध के जो सिद्धांत है उनके बीच अंतर को बताया था, तुलना किया था। उन्होंने ये बताया था कि जो महात्मा बुद्ध का विषय क्षेत्र था और धर्म और नैतिकता था, यानी कि बुद्ध जी ने अपने जीवन में धर्म और नैतिकता की बात की थी, जबकि कार्ल मार्क्स ने भौतिकतावादी की बात की थी। देखिए आप बुद्ध जी के बारे में पढ़ेंगे तो बुद्ध जी ने अपने पूरे में यही कहा था कि हमें कैसे अपने जीवन को निर्वाण प्राप्त करना चाहिए, कैसे हमें जो है इन सांसारिक चीजों से हमें दूर होना चाहिए, तो नैतिकता, वो धर्म, धार्मिकता, इसकी बात की थी। जबकि कार्ल मार्क्स भौतिकता की बात करते थे। कार्ल मार्क्स जो उसका विचार ये था कि जो पैसा है वो सब में बराबर बढ़ जाए। उसका कहने का मतलब था कोई गरीब ऊंच नीच ना हो, सब पैसा बराबर बढ़ जाए, सब एक समान रहे। खैर ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सोच है लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो भैया ऊंच नीच तो होगा क्योंकि पांचों उंगलियां नहीं बराबर है, तो तुम कैसे बराबर कर लोगे। उसकी ये सोच अच्छी है, इस पर काम किया जा सकता है, बहुत हद तक अचीव किया जा सकता है। असमानता होना किसी भी समाज के लिए क्या है, अभिशाप की तरह है, ये भी बात सच है। लेकिन क्या करोगे, नहीं हो सकता। अभी देखो हुरून की रिच इंडिया लिस्ट आई है, देखो उसमें भैया अडानी परिवार सबसे अमीर निकल गया, तो होता है भैया। चलो अडानी परिवार निकला जी, अभी शायद लेटेस्ट है उसमें अडानी परिवार शायद सबसे अमीर निकला। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। इसीलिए कहता हूँ करंट अफेयर से जुड़े रहोगे, चीजें पढ़ते रहोगे तो तुम्हें सब कुछ पता होगा। बताओ। चलो भैया बहुत ही आसान सा प्रश्न बताओ। तो भारत देखो भैया, आप लोग देखो, जो भारत भातखंडे संगीत स्थान, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी और 1966 में से क्या संस्कृति विभाग के अधीन कर दिया गया था। किसके, संस्कृति विभाग के अधीन कर दिया गया। तो 1960 में स्थापना हुई थी, 66 में उसके अधीन आ गया। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी भैया, तो इसको जो है संस्कृति विभाग के स्थापना 1962। तो इसका क्या हो जाएगा भैया 1962। अब देखो भैया 4 और 3 कहाँ कहाँ दे रहा, 4 और 3 बी और सी में दे रहा, ए और डी कैंसिल कर दो। चलो अब देखो भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ पर है भैया, तो जितने लोगों ने यहाँ पर मतलब कब स्थापित हुआ था 1975, तो यहाँ पर भैया 2 हो गया। अब यहीं पर हमें हमारा जवाब मिल गया। ठीक है,
समझ के। इसके बारे में और कुछ पूछता नहीं है, स्थापना पूछता है, कहाँ स्थित है ये पूछता, और ज्यादा पूछता नहीं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश द्वारा ऑपरेशन ग्रीन का संचालन, देखो ये प्रश्न भैया आज मैं 1827वां प्रश्न करा रहा हूं, यूपी स्पेशल, ये सारे प्रश्न कम से कम 4-4-5-5 बार रिवीजन हो चुके हैं, घूम फिर के यही सब प्रश्न आयोग पूछता है, ये भी यही पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था इसकी शुरुआत तब की गई थी जब राजनाथ सिंह जो है मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो इसका सही जवाब क्या है, 2007-8, जी भैया 2007-8 में शुरुआत हुआ है, और ये हर साल चलता रहता है। आप देखते होंगे हर साल मुख्यमंत्री योगी जी ने, जब अखिलेश थे उनके टाइम पे, जब भी है कि इतने पेड़ लगाने का रिकॉर्ड कायम किया, इससे जो है लिम्बिका बुक और रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, ये सब दिखता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, वो पेड़ बस भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाते हैं। उनमें से 10-20% अगर पेड़ सही से फल फूल जाना, तो सोचो कितनी हरियाली आ जाए यार। 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ पर 10-10 करोड़ पेड़ लगाते हैं, सोचो क्या होता होगा। 10 करोड़ पेड़ अगर 10 साल 2007 से चल रहा है, 17 साल अगर वो पेड़ टिक जाए, तो सोचो कितनी हरियाली आ जाए। चलो भैया एक और प्रश्न यूपी स्पेशल बताओ। तो जितने लोगों ने क्या, न्यायमूर्ति विधु भूषण मलिक, न्यायमूर्ति विधु भूषण मलिक जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। जितने ने यहाँ पर डी जवाब दिया वो सही कर ले। ये 1947 से 1955, जी भैया 1947 से 1955 तक जो है, ये क्या नाम है आपके जो है हाई कोर्ट के ये बने हुए थे, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए 1 2 3 4, बताइए सही उत्तर का चयन करिए। चलिए भैया बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है क्या, अच्छा यहाँ पर जो है एक चीज और करो तुम लोग, ठीक है। करना ये है कि 1 2 यहाँ पर 4 भी कर लो, ठीक है, 4 भी कर लो। ये इसका सही जवाब ए हो जाएगा, यहाँ पर नहीं दिया था। जैसे देखो 0 से 6 वर्ष का आपका 902 है, वहीं व्यस्कता में कितना है, वैसे 912 है। 0 से 6 वर्ष की उम्र में लिंगानुपात 902 है, सत्य है। बाकी पहला कथन सत्य है। ये जो है कितना, यहाँ पर 46.74 है, ठीक है, 46.74 है। और वहीं आपका कितना, गौतम बुद्ध का कितना है, तो गौतम बुद्ध का जो है, गौतम बुद्ध का कितना है, गौतम बुद्ध नगर का कितना है भैया, तो वहां का 80.12 है, कितना 80.12 है, ठीक है 80.12 है, क्लियर। तो चलो यहां से तुम्हें समझ गए, ये बात बिल्कुल सही है। और अनुसूचित जाति आबादी वाला भैया, जी भैया प्रतिशतता के हिसाब से आपका पंजाब आता है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से आपका उत्तर प्रदेश आता है। और वहीं सर्वाधिक आबादी नगर गाजियाबाद है, नहीं भैया सर्वाधिक जो है स्लम, स्लम आबादी कह रहा है, ध्यान से पढ़ना, स्लम आबादी, ठीक है। तो स्लम आबादी के बाद में बात करोगे तो गाजियाबाद आपके छठे नंबर पर आता है, कितने भैया, छठे नंबर 5 नंबर पर आता है। सबसे पहले आता है मेरठ, ठीक है, फिर आगरा, मेरठ आगरा, फिर आपका कानपुर, फिर आपका जो है आता है, एक मिनट, मेरठ आगरा के बाद कानपुर नगर, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद आता है, ठीक है। और अगर वहीं देश में बात की जाए तो सबसे ज्यादा स्लम आबादी के हिसाब से महाराष्ट्र, ठीक है, देश में स्लम आबादी के हिसाब से महाराष्ट्र प्रथम, फिर आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है, या आंध्र प्रदेश आता है, ये जाने लेना, महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश आता है, ओके। फिर उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, यानी उत्तर प्रदेश आपके चौथे स्थान पर आता है स्लम आबादी के मामले। मैंने राष्ट्रीय स्तर पर बताया, बाकी उत्तर प्रदेश संदर्भ मैंने आपको बता दिया, मेरठ आगरा कानपुर और लखनऊ, फिर आपका गाजियाबाद, बाकी ये आपको साक्षरता में होएगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए भैया एक एक प्रश्न को डिटेल में हर इस एंगल से आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको क्वेश्चन ये ना, आपके दिमाग में क्वेश्चन का क्वेश्चन ना बने, आपके दिमाग में पढ़ने के बाद क्वेश्चन का केवल आंसर मिले, क्योंकि यहां सीखने आए हो। मैं बार बार कह रहा हूं क्लास में प्रश्न कम है, लेकिन जानकारी इतनी है कि तुम अगर रोज करते रहे ना, तो जो यहाँ पर अंतिम में अपने आप को 30 मार्क खा बन के आएंगे ना, वो सब धरे के धरे रह जाएंगे। रोज पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा पढ़ाता हूं। मेरा डोज पता है क्या है, मेरा वो मेरी अपनी सिद्धांत है जिंदगी का, रोज सुबह उठो, टाइम से उठो, भोजन करो, भोजन उतना करो जितनी शरीर की आपके कार्यबल के लिए जरूरत हो, उसे मोटापा ना बनने दो बॉडी के लिए, बस। देखो लंबी जिंदगी चलेगी, मस्त जिंदगी चलेगी, खुशहाल जिंदगी रहेगी। तुम एक चीज नोटिस कर लेना,
चलो, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर यहां पर, तो जितने लोगों ने क्या यहां पर ए जवाब दिया, उत्तर से पश्चिम। जी भैया देखो, दरअसल यहां पर जब आपका चक्रवात बनता है बंगाल की खाड़ी में ये, तो यहां पर आप जानते हो बीच में आई होता है, तो आई होने के बाद क्या, ये उत्तर तो चलता है, लेकिन उत्तर से ये ऐसे पश्चिम की तरफ बढ़ता है। क्यों? क्योंकि भैया जो यहाँ पर आप इंडिया देख रहे हो ऐसे ऐसे, तो इंडिया में क्या होता है, स्थल कहाँ है आपका, एक तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और स्थल की तरफ कहाँ, स्थल इस तरफ है ना, तो जब स्थल इस तरफ है तो ये यहाँ से ऐसे बनते हुए इसी तरफ जाता है, ठीक है, ये इसका होता है। बाकी पवनीय स्थितियां भी ऐसी होती हैं, ठीक है, ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो यहाँ पर होते हैं, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आजकल तो भैया देख रहे होगे कि पहले यह था कि बंगाल की खाड़ी में बहुत चक्रवात आते थे, आजकल लाल सागर में भी आपको बहुत अच्छे खासे चक्रवात आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग वजह से, इसलिए आपके महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा और कर्नाटक, मतलब कर्नाटक में तो ऐसे चक्रवात का असर नहीं आता, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र में अच्छा खासा असर जो है आजकल चक्रवात का देखने को मिल रहा है। क्योंकि वहीं पर बात ये ना कि ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे है, तो यहाँ पर जो चक्रवात बनता है फिर वो भी क्या आपके इसी तरफ तो जाता है, फिर वो देखो इधर इधर साइड पूरब की तरफ आएगा, उत्तर से पूरब की तरफ, इधर नहीं जाता है, ठीक है, स्थल की दिशा पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो समझ गए ना तुम लोग, इसीलिए वहां पर लिखा था कि जो है किस स्थान पर कैसा होता है, ठीक है। चलो इस प्रश्न का जवाब दो भैया। और बाकी शाम को 4 बजे वाली क्लास के लिए भी तैयार रहा करो, ठीक है, शाम को 4 बजे वाली क्लास के लिए। चलो, तो भैया आपके कुद्रामुख की लौ किस राज्य में स्थित है, पहले ये बताओ, अभी आपका जवाब मिल जाएगा। तो कुद्रेमुख का जो आप लोग देख रहे हो भैया, ये आपके कहाँ पर है, कुद्रेमुख जो है आपके कर्नाटक में है। अब कर्नाटक में कौन सा पोर्ट है बताओ, कर्नाटक में कौन सा पोर्ट है बताओ, इसका सही जवाब क्या होगा, तो मंगलोर है यार, मंगलोर, ठीक है, मंगलोर पोर्ट आपका वहीं पर। गोवा देखो, गोवा में, कोच्चि कहाँ है, केरला में, एन्नोर कहाँ है, एन्नोर किस राज्य में स्थित है, भी एक पोर्ट है, ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। तो अब बताओ भैया, जब जो जिस राज्य में, अब यहाँ से तुम उठा कर यहाँ तो ले नहीं जाओगे, जो राज्य में है जो नजदीक है वहीं जाएगा, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कहीं बहुत दूर है, ओके, समझ गए। चलो क्लियर भैया ना। अगला प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित राज्यों को उनके मानसून प्रारंभ होने की तिथि के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलो भैया, आरोही क्रम यानी कि पहले बाद बाद बाद, बताओ, आरोही नहीं कह रहा है, ठीक है, जवाब दो। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है यार, इतना तो बेसिक सा, मतलब देखो ऐसे प्रश्न आते हैं, ये सब प्रश्न सही कर लो, किसी भी राज्य में जा करके तुम लोग पीसीएस पेपर देकर आ जाना और सिलेक्शन ले लेना, ठीक है, लेकिन इतना सही करना पड़ेगा। तो केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, 3, 2, 1 कहाँ है भैया, 3, 2, 1 आपका बी में है, ठीक है, समझ गए। अब इसमें क्या ही बताऊं यार, आपको पता है इंडिया ये है, तो आपका जो मानसून होता है वो यहाँ से ऐसे दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो है चलती हैं, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून आता है तो यहाँ से चलती हैं। उसके बाद देखो क्या होता है, आपके यहाँ से भी एक जो है वो जाती है और यहाँ से भी जाती है, ठीक है, ये दोनों आपके आकर के कहाँ, ये दोनों आपके गंगा के मैदान पे आकर के जब दोनों मिलती हैं तो गंगा के मैदान में अच्छी खासी बारिश कराने में हेल्पफुल होती हैं। खैर मानसून पूरी टॉपिक हो जाएगी, इसके बारे में हम लोग भूगोल क्लास में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको जिस्ट बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक रूप जो है भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे नीचे, तो ग्रेट निकोबार आपको पता है ना, सबसे नीचे और सबसे बड़ा है, ठीक है, अंडमान निकोबार, तो निकोबार नीचे, अंडमान ऊपर है, बताओ। इसी में भैया आपका वो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। चलो बताओ यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है भैया, सुमात्रा द्वीप, अब ये कहाँ पर है, ये आपके जो है इंडोनेशिया में, कहाँ पर भैया, इंडोनेशिया में, ठीक है, ओके, इंडोनेशिया में है। और एक चीज जान के चलो, आप लोग को पता नहीं है, अंडमान निकोबार वास्तव में भारत की समरसता के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए और साथ ही साथ इंडियन ओशियन में सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, भारत के लिए वरदान की तरह, ये जान के चलो तुम। इससे हम लोगों को जो है, जो आपके साउथ ईस्ट कंट्रीज है उनमें अपनी प्रेजेंस को बनाने के लिए, अपने क्या कहते हैं डिप्लोमेसी को मजबूत कराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विचार कीजिए कौन सा गोदावरी की जो है सहायक नदियां हैं, बताइए, वंशधारा, इंद्रावती, चलो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया,
ये 2 और 3, इंद्रावती और प्राणहिता। देखो दरअसल जो आपका वंशधारा है ये आपके उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के बहती है, ठीक है। ओके। वंशधारा जो है नदी बंगाल की खाड़ी में जाती है, जो आपके कौन से यहाँ पर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के बहती है। वही पेन्नार अगर आप देखोगे तो ये 2 पार्ट में आपका डिवाइड हो जाती है, ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, ठीक है। जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश होकर के ये भी जो है आपके जाकर के गिरती है, ठीक है। समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ्स पूछ रहा है, सही उत्तर बताना। बताओ इन चारों में से कहां कहां कोरल रीफ्स जो है उपस्थित है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कोरल रीफ्स होने के लिए सही सही दशाएं मतलब क्या ऐसी सिचुएशन होती है कि वहां कोरल रीफ्स होते हैं। तो पहला है कि जो है अच्छा खासा मतलब बहुत ज़्यादा पानी गर्म ना हो, वहाँ का वाटर बहुत ज़्यादा सॉल्ट ना हो, ठीक है। और पानी थोड़ा स्थिर हो, बहुत ज़्यादा पानी में वो ना हो, मतलब लहरें बहुत ज़्यादा ना हो। तो ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो इस आधार पे आपका सुंदरवन तो नहीं हो सकता, पहले हटा दो, ठीक है। तो आपका 1 2 3 जितने लोगों ने जवाब दिया है ए वो सही कर ले, ठीक है। ओके। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कितना बेसिक बेसिक सा प्रश्न है जो आप लोग को यहाँ पर पता होना चाहिए। कितना बेसिक सा प्रश्न आप लोग के सामने आ रहा है, मतलब इसमें आपको पता है, केवल छोटी छोटी जानकारी अगर आपके पास है तो ये सब प्रश्न सही हो जा रहे हैं। आप देखो कितना अच्छा प्रश्न है, कहाँ स्थित है बताओ। मतलब कुछ ज्यादा नहीं पूछ रहा किस प्रकार के यहाँ पर घास होते हैं क्या होता है, कुछ नहीं, सिर्फ पूछ रहा है ये कहाँ स्थित है। बताओ भैया, क्योंकि एग्जामिनर को पता है भैया तुम्हारे 150 प्रश्न होंगे, ठीक है। एग्जामिनर को पता है तुम्हारे 150 प्रश्न होंगे और मिनट 120 ही होगा, ठीक है। अब तुम्हें जब इसमें सॉल्व करना है यानी कि तुम्हारे पास स्पीड होनी चाहिए। बहुत बड़े प्रश्न करेगा तो तुम प्रश्न ही नहीं पढ़ पाओगे तो जवाब कैसे दोगे। इसलिए इस बेसिस पे तुम्हारे पेपर सेट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत परेशान मत हुआ करो। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया आपके तमिलनाडु में, ठीक है। जितने क्या तमिलनाडु जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज। अरे यार बहुत आसान सा प्रश्न है, बताओ। टीक, इसलिए अंग्रेजी भी लिखी हुई टीक सागौन, बताओ कहाँ होता है यार। सागौन के वृक्ष कहाँ मिलते हैं आपको। तो भैया ये आपके आर्द्र जहां होगा वहीं मिलेगा, और साफ पता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जी भैया। जहां पर क्या है थोड़ा सा वहां पर आर्द्रता बनी रहे यानी कि नमी हो, साथ ही साथ वहां पर क्या उष्ण कटिबंधीय मतलब गर्मी भी हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ठंडे माहौल में नहीं, गर्मी भी हो आर्द्रता भी हो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको मिलेगा। ओके चलो, जैसे इंडिया में अच्छे खासे स्तर पे होता है, आपके इंडिया में चले जाओ जो तराई इलाका होगा, देखो तराई इलाके जहां भी होंगे वहां ही अच्छे खासे होंगे, ठीक है। समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ज्वारों का संचलन अधिकतर किसके द्वारा निर्धारित होता है, बताओ। अधिकतर किसके द्वारा मतलब कौन सा मेन फैक्टर है, अधिकतर मतलब मैक्सिमम फैक्टर, मेन फैक्टर क्या है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया। अच्छा, पृथ्वी अपने कक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर तीव्र गति से गति करती है, ये आपको पता है ना। तो भैया जो पृथ्वी की घूर्णन प्रक्रिया है, पृथ्वी जो घूमती है, ठीक है, इसी की वजह से जो है क्या होता है ये चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। पृथ्वी की जो घूर्णन क्रिया है जो आपके कौन सा, ठीक है, और ये अपने अक्ष पर क्या करती है, पृथ्वी परिक्रमण भी तो करती है सूर्य का। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, क्या नाम है, पश्चिम से पूरब की ओर, ये तीव्र गति से करती है, लेकिन तरल रूप से सागरीय भाग पृथ्वी के स्थलीय भाग के साथ गति नहीं कर पाते और तटीय क्षेत्रों में ज्वार का निर्माण करते हैं, ठीक है। जिस हिसाब से आपका स्थलीय भाग घूमता है उस हिसाब से आपके क्या सागरीय भाग नहीं घूम पाते, इसीलिए क्या ये ज्वार का निर्माण होता है, ठीक है। समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो भैया ये प्रश्न बाद आखिरी प्रश्न, क्लास खत्म होने वाली है। भैया जाते जाते अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, क्लास अच्छी लगी भैया लाइक कर देना और अपने अन्य दोस्तों को शेयर करो यार। देखो इतनी मेहनत फ्री में सब कुछ प्रोवाइड करा रहा हूँ, अभी देखा करो 50 दिन में क्या क्या तुम्हें मिल जाएगा पेपर तक, सब चीज़ों बाद में मॉक टेस्ट भी मैं लेकर के आऊँगा जितने भी ला पाऊंगा, ठीक है। 10 तो कम से कम कराऊंगा भैया पेपर्स पहले, सी सेट की क्लास भी लेकर के आऊंगा आप सभी को। तो सब चीज़ें यहाँ मिल रही है तो भैया करो, भैया करो, जो चीज जरूरत है करो। तुम लोग करते क्यों नहीं हो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। देखो सब्सक्राइब करोगे तभी इसकी क्लास की नोटिफिकेशन तुम्हें मिल पाती है, एक चीज तुम लोग नहीं समझते हो। मैं मान रहा हूँ, ठीक है, समझता हूँ बहुत सारे लोग केवल पता है। अच्छा बहुत सारे लोग के साथ क्या दिक्कत है ना, वो ये नहीं देखते कि पढ़ाया कैसे जा रहा, वो देखते हैं कि यहाँ पर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और कितने इसके सब्सक्राइबर हैं।
मतलब उन्हें लगता है कि सब्सक्राइबर होना निशानी होती है कि वो टीचर अच्छा पढ़ाता है, अन्यथा नहीं पढ़ाता। अरे यार, वो भी जब स्टार्ट किया था तो उसके पास भी सब्सक्राइबर कम थे, बाद में सब्सक्राइबर बढ़े। तो अभी भैया स्टार्टिंग है, अभी हम लोग, अभी मुझे 1 साल भी सही से नहीं हुए इन सबको पढ़ाते हुए, ठीक है। पढ़ान अभी स्टार्ट किया है, ठीक है, तो ये सब में समय लगता है। बताओ इसका सही जवाब, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया? सी। जितने लोगों ने क्या, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए, 226 आपके हाई कोर्ट के लिए है, जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यक्त करता है, जो आपके मूल अधिकारों के संबंध में दिए गए थे, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का आखिरी प्रश्न बताइए, यहां पर प्रश्न पढ़िए, जवाब दीजिए, देखता हूं आप लोग क्या पढ़ जवाब दे पाते हो, बताओ। जवाब दीजिए भैया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए। संगम होगा, ठीक है, संगम मतलब एकत्रित होने का। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने इस आखिरी प्रश्न का यहां पर सही जवाब क्या दिया है भैया? सी, केवल 2। क्योंकि भैया यहां पर पूछ रहा है जो सही नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं बताया। मैंने कहा देखो कितने लोग सही कर पाते हैं। तो भैया जो सही नहीं है वो आपका काम पर, हमारे यहाँ राइट टू जो है, क्या नाम है, राइट टू वर्क हमारे यहाँ पर नहीं है। राइट टू एजुकेशन है, राइट टू प्रोसेशन है, राइट टू स्ट्राइक है, ठीक है। और ये सब अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये आपको तीसरा चौथा पॉइंट मिलता है। ये तो आपको पता है, शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपको मिला हुआ है, ठीक है। तो ये इसके रहे सही जवाब। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ऐसे ही डिटेल क्लास आपको मिलती है। देखिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में क्यों नहीं जाता, अगर मैं इसी प्रश्न को इतना डिटेल में बता दूं कि किस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो मेरे सब्जेक्टिव क्लास का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज है, फिर आप भी यानी कि उस समय में अगर ऐसा पढ़ रहे हैं तो यानी कहीं ना कहीं आप अभी तैयार ही नहीं है। मैं, मेरी एक क्लास किन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए है जो अपने आप को तैयार समझ चुके हैं कि हाँ हमें पेपर देने जाना है, मेरी तैयारी में क्या कमी उसको देखूं, क्या मैं कर सकता हूं इंप्रूवमेंट वो जांचने के लिए, ठीक है। तो ये क्लासेज उनके लिए जो बेसिक से भी पढ़ना चाह रहे हैं, वो सब्जेक्टिव क्लास देखें मेरी, जो शाम को 4 बजे मैं लेकर के आता हूं, ठीक है, 4 बजे लेकर आता हूं। अभी तो रिवीजन बेसिस पे ला रहा हूं, लेकिन मैं रिवीजन में भी इतना डिटेल में आपको बता रहा हूं। आप मेरी पॉलिटी की क्लासेस देखिए, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई, आप देखिए। आप लोग जब ये क्लास देख रहे होते तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन में आता है पॉलिटी क्लास, कहीं ऑप्शन आता है कि कभी 20 मिनट पे कभी ऐसे आता है। तो यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर क्लिक करोगे, प्ले लिस्ट आपको खुल के आ जाएगी भैया। तो देखो वहां से समझो, तब आपको पता लगेगा कितनी इंपॉर्टेंट पढ़ाई मैं यहाँ कराता हूँ फ्री में। तभी कहता हूँ भैया, लाइक नहीं किया लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी, और भैया शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके शेयर से ही अन्य लोगों तक बात पहुंचेगी। अगर मेहनत पूरी सच्ची है तो आपका साथ की जरूरत है, क्योंकि आपके साथ के बिना ये चैनल बड़ा नहीं हो सकता, मेरी मेहनत का रिजल्ट पूरा नहीं मिल सकता। तो अगर मैं आपके लिए यहाँ खड़ा हूं तो आपको भी मेरा साथ देने की जरूरत है। इन्हीं सब रिक्वेस्ट के साथ और इतनी मेहनत के साथ, बाय बाय टाटा सी यू, फिर मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय टाटा सी यू। 4 बजे जुड़ना मत भूलें, बाय।